हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री में। इस सीरीज में हम अगला चैप्टर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है सॉल्यूशन। चैप्टर 2 सॉल्यूशन है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और देखेंगे इसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर और प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेथेनॉल, ब्रैकेट में लिखा है डी बराबर 0.8 ग्राम पर एम एल कि 25 ml को 375 ग्राम एथेनॉल में घोला जाता है। विलयन की मूललता क्या होगी? देखिए, आपने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी होंगी। उसमें एक हमें मिलता है मूललता, और मूललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या जो कि स्मॉल n है, और होता है विलायक का भार लेकिन किलोग्राम में। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या होती है? मूललता होती है। अब हमें देखिए इसमें क्या क्या चाहिए है। हमें चाहिए है विलय के मोल और विलायक का भार। विलायक क्या है? देखो, एथेनॉल में घोला जाता है, इसका मतलब है एथेनॉल क्या है? इसमें विलायक है। चलिए हम लोग करते हैं आगे चल के क्वेश्चंस। विलायक का भार कितना दिया है? 375 ग्राम, लेकिन ये हमें किस में चाहिए होता है? किलोग्राम में। सो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये किस में बदल जाएगा? अब हो गया ये किलोग्राम में, यानी 375/100 डब्ल्यू का मान हो गया। ठीक है, अब हमें एन चाहिए। एन होता है मोलों की संख्या, जो कि क्या होती है? जो कि होती है विलय की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणु भार। ये ग्राम में मात्रा कितनी दी है? देखिए, हमें नहीं पता, यानी हमें ग्राम में मात्रा इसकी नहीं पता है कितनी है। तो हम पहले ग्राम में मात्रा निकालेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब देखिए, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व कितना दिया है? 0.8 ग्राम। एम हमें निकालना है। आयतन कितना दिया है? 125 ml। ठीक है, जब हम 125 ml 125 का गुणा 8 में कर देंगे तो कितना आएगा? करके देख लेना, ये 100 निकलेगा। 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, और एक अंक बाद होगा दशमलव। कितना निकलेगा? ये इतना निकलेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए, कैलकुलेट कर लेना। एम बराबर 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल लाइन 2, 8 एकम 8 और 2 10, इतना आएगा। और एक अंक बाद लगा लेंगे दशमलव, तो कितना आएगा? 100। यानी हमें द्रव्यमान कितना मिल गया? 100 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए है मेथेनॉल का अणु भार, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे अणु भार। ग्राम में मात्रा हमने निकाल ली 100, ये अणु भार और निकाल ले, तो मोलों की संख्या आ जाएगी। ये 12 होता है। हाइड्रोजन का एक कितने? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का। टोटल देखो कितने हो गए? 12 4 16 और ये 32, 16 दूनी 32, यानी अणु भार भी पता चल गया। तो हमें मेथेनॉल के मोलों की संख्या पता चल गई। मेथेनॉल के मोल कितने हैं? मोलों की संख्या कितनी आएगी? देखिए, उसका ग्राम में मात्रा कितनी आई? अभी हमने कैलकुलेट की है 100 बटे अणु भार कितना निकला अभी? 32। और हमें विलायक का भार कितना दिया था? 375 बटे 1000। ये किस में है? किलोग्राम में। मूललता निकाल लो। मूललता बराबर मूलों की संख्या यानी 100 बटे 32 अपॉन कितना आएगा? 375 बटे 1000। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा इसका 8.33। जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 8.33। जो हमने कैलकुलेशन की है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो उतना निकल के आएगा। चेक करते हैं इसका आंसर, देखिए कितना आता है। इसका आंसर है सी। कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 0.2 एन Na2CO3 विलयन की मोलरता क्या है? देखिए, अच्छा सवाल है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन हैं, इसमें हमें करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? नॉर्मलता बराबर एन इंटू मोलरता। ठीक है, ये नॉर्मलता बराबर एन इंटू मोलरता। एन क्या होता है? एन होता है संयोजकता, या फिर क्षार की अम्लीयता, या फिर अम्ल की क्षारकता। चूंकि यहाँ सॉल्ट है तो इसकी क्या होगी? संयोजकता। या फिर सॉल्ट की होती है त्यागे गए इलेक्ट्रॉन अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एन बराबर निकलेगा 2। ठीक है, अब एन हमने निकाल लिया। हमें नॉर्मलता दी है कितनी है? 0.2 है। मूलरता निकाल ली है। कैलकुलेट कर लेंगे भाई। मूलरता बराबर क्या आ जाएगा? नॉर्मलता बटे एन। नॉर्मलता कितनी दी है? 0.2। नॉर्मलता एन कितना निकला था? 2। काट देंगे तो कितना आएगा? 0.1। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विलयन का पराशर दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देखिए पराशर दाब बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पराशर दाब बराबर क्या होता है? पराशर दाब बराबर होता है P बराबर CRT। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT। ठीक, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, तो P बराबर क्या हो जाता है यहाँ N/V/RT। N/V को ही क्या बोलते हैं? C यानी कंसंट्रेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें है चौथा ऑप्शन सही, क्योंकि ये क्या लिखा है? ये लिखा है P/C बराबर RT। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? P बराबर CRT, जो कि आदर्श गैस समीकरण होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा ऑप्शन सही है। एक मूलल जलीय विलयन में विलेय का मूल प्रभाज है। एक मूलल, देखिए एक मूलल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसकी मूललता कितनी है? एक है। और इस एक मूललता का मतलब क्या है कि विलेय के मूल कितने होंगे? विलेय के मूल, जब मूललता एक है तो विलेय के मूल कितने होंगे? एक होगा। और विलायक की मात्रा कितनी होगी? विलायक की मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम होगी। 1 किलोग्राम मतलब कितने? 1000 ग्राम। मूललता एक है तो इसका मतलब विलेय के मूलों की संख्या क्या होगी? एक। और विलायक का भार कितना होगा? 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? विलेय के मूल प्रभाज। विलेय के मूल प्रभाज चाहिए तो हमें कुल मूल और निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। और देखिए कौन सा विलयन है? ये जलीय विलयन है। इसका मतलब विलायक क्या है? जल है। और जल का अणु भार कितना होता है? 18। ठीक है, जल के मूल और निकाल लो कितने आएंगे? H2O के मूल। कैसे निकालेंगे भैया? जल की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलायक का भार है 1000, इसका अणु भार 18 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 55.555 ऐसा करके। ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 55.555 ऐसा आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 55.56। ठीक है, ये किसके मूल हो गए? जल के मूल। तो कुल मूल कितने हो गए? कुल मूल निकालो जरा। 55.56 प्लस एक था विलेय का मूल, टोटल कितने हो गए? 56.56। ये कुल मूल है। अब हम क्या निकालना है? विलेय का मूल प्रभाज। विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे, x1 मान लो उसको। तो विलेय के मूल कितने हैं? एक। कुल मूल कितने आए? 56 दशमलव कितने आए? 56.56। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.01176। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.018। ये इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सही होगा फिर हमारा? इनमें से ऑप्शन आएगा ए वाला, डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड विलयन या स्वर्ण विलयन यानी एयू का विलयन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन या फिर एल्यूमिनियम फास्फेट विलयन। इनमें से हमें देखना है पराशर दाब किसका सबसे कम होगा। देखिए पराशर दाब आपने देखा है, अभी पराशर दाब होता है P बराबर CRT, यही तो होता है। ठीक, लेकिन जब बांठहाप गुणांक आया तो उसने बोला कि भैया ये जो ये जो पराशर दाब है वो CRT नहीं होकर के इसमें एक फैक्टर का गुणा करेंगे I का, तब जाके करेक्ट निकलेगा इसकी प्रयोगात्मक वैल्यू और इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। यानी जो प्रैक्टिकल करके निकलेगा वो, और जो थ्योरेटिकल होगा वो तब बराबर आएगा जब इसमें एक फैक्टर का गुणा किया जाएगा, जिसको बोलते हैं बांठहाप गुणांक I। अब देखिए इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि ये कह रहे हैं पराशर दाब सबसे कम किसका होगा। इसका मतलब है पराशर दाब किस पर डिपेंडेंट है? अगर हम कुछ देर के लिए C यानी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को सेम मान लें तो कंसंट्रेशन अगर सेम होगी तो R कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। यानी P किस पर निर्भर करेगा फिर? केवल I पर। अब I डिसाइड करेगा कि P ज़्यादा होना चाहिए कि कम। और अगर हमने देखा होगा इस रिलेशन को, तो अगर I का मान बढ़ेगा यानी बांठहाप गुणांक बढ़ेगा तो पराशर दाब कैसा होगा? बढ़ेगा। I क्या होता है? I होता है, अगर वियोजन 100% है तो I होता है N के बराबर, और N होता है आयनों की संख्या। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ आयन्स। जितने नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ही I का मान होगा। अब इसमें सबसे कम निकालना है I, तो सबसे कम आयन जिसके होंगे उसी का मान I के लिए कम होगा, उसी का पराशर दाब कम होगा। चलिए देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड विलयन मतलब क्या है? पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? K प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। कितने आयन हो गए? 2। यानी इसके लिए I का मान कितना हो गया? 2। ठीक, इसके लिए I का मान कितना हो गया? 2। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण विलयन AU है, AU वही रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड देखो इसका वियोजन नहीं होगा, मतलब इसका वियोजन नहीं होगा। अब आ जाओ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl2। MgCl2 होगा तो क्या होगा इसके लिए? इसके लिए I का मान होगा 1 AU के लिए, क्योंकि इसका वियोजन नहीं होगा। MgCl2 देखो, MgCl2 टूटेगा तो Mg2 प्लस आएगा और 2 आएंगे Cl माइनस। कितने आयन होगा? एक Mg है और 2 है Cl, यानी I का मान कितना हो गया?
3, क्योंकि इसमें आयन की संख्या कितनी होगी 3, तो इसके लिए आई का मान 3 हो गया। अब हम किसके लिए निकाल लेंगे, एल्यूमिनियम फास्फेट। एल्यूमिनियम फास्फेट Al, देखिए ये मिलेगा, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3, फास्फेट की कितनी होती है 3, तो ये मिलेगा PO4 ऐसा। इसमें आयनों की संख्या कितनी निकलेगी, इसमें निकलेगी 2। तो सबसे कम आई किसके लिए है, स्वर्ण विलयन के लिए। तो हम कह सकेंगे कि आई का मान इसके लिए कम है यानी 1 है, तो इसका पराशर दाब क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। क्वथनांक सर्वाधिक बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। 1% ग्लूकोज है, 1% NaCl है, 1% कैल्शियम क्लोराइड है, 1% सुक्रोज है। चलिए देखते हैं। अब जलीय विलयन क्वथनांक क्या होता है भैया, क्वथनांक में उन्नयन आपने पढ़ा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, ये होता है I इंटू 1000 1000 KB स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W। ठीक, ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, I और m पे डिपेंड करेगा। अब हमें I चाहिए है और m चाहिए है, जिसके लिए ये इनका वैल्यू यानी TB बराबर I/m। m भी बदलेगा क्योंकि ये ग्लूकोज है, ये NaCl है, कैल्शियम है, सुक्रोज है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, I अपॉन किसके लिए, m के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए ये ज़्यादा आएगा उसी की वैल्यू। देखिए क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, T1 माइनस प्योर जल का बटे डेल्टा TB। TB ज़्यादा होगा तो क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। चलिए तो आप निकाल लेगा क्या, I अपॉन m का मान, सबके लिए m निकाल लेना। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसमें कैलकुलेट करके देखना जो आएगा, I अपॉन m का मान। I कैसे निकालेंगे सबके लिए, ग्लूकोज के लिए I का मान होगा 1 क्योंकि इसका वियोजन नहीं होगा। NaCl के लिए I का मान होगा 2 क्योंकि इसमें 2 आयन आएंगे। इसमें I का मान होगा कितना 3 क्योंकि 3 आयन आएंगे। कैल्शियम कैसे टूटेगा, कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, Ca2+ और 2 आएंगे Cl-, यानी टोटल आयन कितने हो जाएंगे 3। तो इसके 3 आएगा, ग्लूकोज का सुक्रोज का होगा नहीं वियोजन, कितना आएगा 1। I का मान पता चल गया। ऐसे ही निकाल लेंगे क्या, m का मान हम निकाल लेंगे सबके लिए, m का मान। इसके लिए ग्लूकोज के लिए कितना होता है m का मान 180। NaCl का हम निकाल लेंगे 23 प्लस ये कितना क्लोरीन का 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 58। इसके लिए m। कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लेंगे 40 और 35 दूनी 70, कितने हो गए 0 7 11 110। सुक्रोज का निकालोगे तो कितना निकलेगा 342 m। तो सबके लिए निकाल लेंगे हम क्या, I अपॉन m का मान, जिसके लिए ये ज़्यादा आएगा वही क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है C, यानी कैल्शियम क्लोराइड के लिए वो मान निकलेगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल की मोलरता होती है, आपको बताना है कितनी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। इसका ऑप्शन है 55.56। मोलरता बराबर होता है ग्राम में मात्रा 1000/18। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकलेगी, 55.555 करके निकलेगा, तो उसको क्या लिख देते हैं हम 55.56। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं वे गुणधर्म जो मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे, मूलों की संख्या पर, यानी विलयन के वे गुण जो मूलों की संख्या पर या मूल पर निर्भर करते हैं, मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं 4, विलयन के 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। एक तो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवनमन। एक होता है क्वथनांक में उन्नयन यानी TB। एक होता है हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। और एक होता है परासरण दाब, कौन सा, परासरण दाब। ये 4 होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, क्योंकि चारों ही किस पर निर्भर करते हैं, मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन, पृष्ठ तनाव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका परासरण दाब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक है सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक, सुक्रोज विलयन की अपेक्षा कम, सुक्रोज विलयन की अपेक्षा 2 गुना, सुक्रोज विलयन के बराबर। चलिए देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर में विलेय के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 लीटर जल में दोनों घोले गए हैं, तो विलायक के जो मोल हैं N वो सेम होंगे क्योंकि 1 1 लीटर है दोनों। तो इसका मतलब ये है कि अब जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल इनके मूलों की संख्या पर, विलेय के मूलों की संख्या पर डिपेंड करेगा। और विलेय के मूल होते हैं ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। ठीक है,
अब ग्लूकोज यूरिया के लिए कितना दिया है ग्राम में मात्रा 12 ग्राम बटे यूरिया का अणुभार कितना होता है 60। हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। इसी प्रकार हम किसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके लिए कर लेंगे सुक्रोज के लिए कितना होगा ये 68.4 बटे कितना होगा सुक्रोज का 342। ठीक है। अब वास्तव में अपेक्षा अवनमन किस पे एक और चीज़ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा वो क्या होगा वो आंसर होगा 12 बटे देखिए 12 पंचे 60 12 पंचे 60 1 बटे 5 आएगा। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा वो आंसर होगा। दोनों के बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ एक और यहाँ से चीज़ मिलती है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये होता है देखिए अभी हमने देखा एम डब्ल्यू अपॉन एम यानी अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है नहीं है। या हम सीधा सीधा एक और नियम है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती हैं होते हैं किसके अणुभार के। इसका मतलब जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसके लिए कम आएंगे जिसका अणुभार कम होगा उसके लिए अणुसंख्य गुणधर्म ज़्यादा आएंगे। और पराशर दाब क्या है एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इसका मतलब है पराशर दाब उसका ज़्यादा होगा जिसका एम कम होगा। अब एम किसका कम है भाई यूरिया का कम है क्योंकि यूरिया का कितना निकला था अणुभार 60 और सुक्रोज का कितना निकलता है ये 342। इसका मतलब 60 अणुभार कम है तो इसका पराशर दाब कैसा होगा ज़्यादा होगा किससे सुक्रोज से। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुक्रोज विलयन की अपेक्षा ज़्यादा भैया देखोगा क्योंकि इसके लिए क्या है यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सुक्रोज का अणुभार ज़्यादा है ग्लूकोज यूरिया का कम है। आगे बढ़ते हैं देखिए ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन ताप पर निर्भर करता है तो देखिए वो ताप पर निर्भर करती है प्रॉपर्टी जिसमें वी आता है। वी जैसे मूलरता है मोलरिटी क्या होती है मोलरिटी होती है मोलों की संख्या अपॉन वी। नॉर्मलिटी क्या होती है एन ये होती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में भी इसमें भी आता है इसमें भी यानी जिसमें वॉल्यूम आता है वो किस पर निर्भर करती है ताप पर। अब देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ये पहला पीपीएम पार्ट पर मिलियन मूलरता मूल प्रवाह। देखिए इन सब में क्या आता है जिसमें भी आएगा भी किस में आता है मूलरता में तो मूलरता दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर हाँ बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है गोताखोरों के द्वारा किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है जिसके कारण उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो तो उनके सांस लेने वाली गैसों में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिला दी जाती है। क्या मिला दी जाती है हीलियम गैस मिला दी जाती है। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है O2 प्लस देखिए गलत लिखा है ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फिर देखते हैं। इसमें ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ऑक्सीजन और हीलियम को मिलाया जाता है। इसको ये दो नहीं होना चाहिए था हीलियम एस यानी ऑक्सीजन और क्या होगा इसमें हीलियम मिला देते। आगे बढ़ते हैं ध्यान रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। गैसों की द्रवों में विलेयता दाब के साथ बढ़ती है दाब के साथ घटती है दाब पर निर्भर नहीं करती है कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। देखिए गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी ने एक नियम दिया था जो किससे संबंधित था द्रवों में गैसों की विलेयता से संबंधित था और उन्होंने ये कहा था कि भैया जो दाब है जो विलेयता है वो दाब पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ज़्यादा होगी विलेयता यानी किसी द्रव में किसी गैस के मूल प्रभाज उस गैस के वाष्प दाब के समानुपाती होती है यानी जितना ज़्यादा दबाव होगा उतनी ज़्यादा होगी उसकी विलेयता। तो दाब के साथ साथ विलेयता क्या होती है बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हेनरी नियम के अनुसार देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे हेनरी नियम और इसमें पूछा गया है ऑप्शन देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शन है इसमें देखिए हेनरी नियम होता है P के H इंटू में X जहाँ ये आंशिक दाब है गैस का ये हेनरी नियतांक होता है ये होता है विलेय के मूल प्रभाज या गैस के मूल प्रभाज। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद रखना है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर है इसका ये सही। अगला क्वेश्चन किसी द्रव में गैसों की विलेयता तथा दाब के बीच संबंध किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा है हेनरी नियम ये होता है जो गैसों की विलेयता और दाब में संबंध देता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा ये हो जाएगा हेनरी नियम का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसका आंसर है बी आदर्श विलयन के लिए। देखिए आदर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वो आदर्श विलयनों के लिए होता है इनके एंथैल्पी जो मिक्सचर की एंथैल्पी है यानी मिलाने से पहले विलयन और मिलाने के बाद वो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करे ना ही उत्सर्जन करे यानी डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए 0। इसी प्रकार एक और कंडीशन है डेल्टा भी यानी मिलाने के पहले आयतन और मिलाने के बाद आयतन का मान कितना होना चाहिए 2। ये आदर्श विलयन की दो कंडीशंस हैं। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस और पता करते हैं। पहला है डेल्टा एच लिखा होना चाहिए यहाँ 0 या पॉजिटिव या डेल्टा एच नेगेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने क्या देखा इनके लिए क्या होना चाहिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी।
आगे भी हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चंस आगे चल के पेपर में मिलेंगे, इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे की वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएं। थैंक यू।